में 40 सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है। यह भूमि अधिग्रहण ई भूमि पोर्टल से हम करते हैं या लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी ये किया जाता है। पहले चरण में पंचकुला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर 14, 16, 22, पिंजौर कालका में सेक्टर 23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा साहब ने नगर निकायों में एससी वार्डों की संख्या घटाई गई है, ये भी आरोप लगाया है। पता नहीं कैसे आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहूंगा कि नगर निगमों के चुनाव हेतु अनुसूचित जाति के लिए सीटों वार्डों का आरक्षण हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 11 और 1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार संबंधित नगर निगम में अनुसूचित जाति की संख्या जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। और आरोप लगा दिया, कहा जी इन्होंने एससी के वार्ड कम कर दिए। ये सारा का सारा माननीय अध्यक्ष जी इसके पैरामीटर्स बने हुए हैं। 2011 के एससी डाटा को उठा करके उससे मिलान करते हैं, मिलान करके जहां जितनी जनसंख्या होती है उस आधार के ऊपर रिजर्व करते हैं। ये कह रहे कि आपने उसकी संख्या कम कर दी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात निकालने के लिए नवीनतम जनसंख्या के आधार पर संबंधित नगर निगम की कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष, यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T तथा अनुच्छेद 243P जी के प्रावधानों के अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में सभी पालिकाओं के चुनाव इसी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सीटों वार्डों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जाति के वार्डों के आरक्षण में कोई कमी नहीं आई है। ये खाली माननीय अध्यक्ष जी झूठ बोलने का इनके पास बड़ा एक टेंडर है, झूठ बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अवैध कॉलोनियों की बात उठाई। अवैध कॉलोनी अशोक अरोड़ा जी और रघुवीर तेवतिया की अवैध कॉलोनियां बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे 10 वर्षों के शासनकाल में अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहा है, पूर्ण रूप से नियंत्रण रहा। हम अवैध कॉलोनी कोई भी नहीं, हमने कहा है कि अगर 1 एकड़ के ऊपर कोई परमिशन लेकर के कॉलोनी काटना चाहे काटिए ना, उसका आप पूरा का पूरा मैप बना करके आप काटिए। उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट के काम होंगे, कैसे रास्ते छूटेंगे, क्या वहाँ सीवरेज की व्यवस्था होगी, क्या वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, वो सारी करिए, करके के आप काटिए, कोई आपत्ति नहीं है। हमने उसकी व्यवस्था की है। हमने उन कॉलोनियों को भी नियमित किया है जिन्हें हमारे से पहले के समय में मेरे विपक्षी भाई जो बोल रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी फैलाकर चले गए थे। इनके समय में क्या हालात था माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो ये बोल देते थे ये फलाना व्यक्ति है, काट ले वही कॉलोनी नहीं जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं थी। आप देख भी रही है माननीय अध्यक्ष जी, एक भी शहर ऐसा नहीं है जिस शहर के चारों तरफ कॉलोनियां ना, उनकी कोई रोड मैप नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर गलियों के अंदर घुसा नहीं जाता था माननीय अध्यक्ष जी। और उनके रास्ते कितने संकीर्ण किए हैं इन्होंने, क्योंकि उसका रोड मैप नहीं था माननीय अध्यक्ष जी। कोई रोड मैप नहीं था। किस तरीके से ये किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देते थे कि जाकर के कॉलोनी काट लेते थे। इनके संरक्षण में पनपते थे वो लोग, अवैध कॉलोनी काटते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 874 कॉलोनियों को हमारी सरकार ने नियमित किया करके वहां पर सुविधाएं दी हैं, वहां बिजली की, पानी की, सीवरेज की, गलियों की। 874 कॉलोनियों को ये कह रहे, कहा जी आप कॉलोनियां बढ़ रही हैं। भाइयों, किस प्रकार का माननीय अध्यक्ष जी आरोप लगाते हैं। हमने 2147 कॉलोनियों को नियमित किया है।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम नियमित आधार पर इस अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। अगर कहीं हमें कोई सूचना मिलती है, हमने अधिकारियों को भी कहा है, ड्रोन से मैपिंग भी होती है, कहीं को अवैध कॉलोनी कटती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2015 से अब तक ऐसी 6,904 कॉलोनियों की पहचान की गई है। इनके समय की जो कॉलोनियां बनी थी, अभी तक इनमें से 26,650 एकड़ भूमि वाली 3,937 कॉलोनियों को हमने ध्वस्त भी किया है, जो अवैध कॉलोनी बनी थी। इसके अलावा 1,869 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने दीनदयाल आवास योजना के माध्यम से गरीब वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध भी करवाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने ये सुन नहीं रहे हैं, ये पता नहीं अब उठ करके चले गए हैं। मुझे भी दुख हो रहा है क्योंकि कई इन्होंने सवाल ही ऐसे किए थे जिनका इनके सामने जवाब देना बनता था। माननीय अध्यक्ष जी, अब क्या करें, इन्होंने बीपीएल की बढ़ोतरी के ऊपर आरोप लगाए कि बीपीएल हो गए इतने, पिछले उसमें भी लगाए थे, हैं जी? पिछले 70 के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाए, अब फिर आरोप लगाया कि आप बीपीएल से बाहर काटने की बात कर रहे हैं और आपके यहां इतने बीपीएल हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े जो ये कह रहे हैं कि गलत नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन की बात है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन किया है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमने परिवार पहचान पत्र बनाए, उसमें परिवार के मुखिया द्वारा दी गई जानकारी, माननीय अध्यक्ष जी, जो परिवार का मुखिया है उसने जो जानकारी दी है, उस आधार पर अपात्र लोगों की पेंशन काटी गई। हमने पिछले दिनों एक अभियान चलाया था कि जो परिवार पहचान पत्र बने और उसमें उन्होंने अपनी इनकम बताई, अपने आप भरी, उन्होंने अपनी इनकम भरी, तो उसके अंदर इन्होंने इस बात को उठाया कि जब अपात्र लोग जिन्होंने उसके अंदर अपनी इनकम ज्यादा भरी तो उनकी पेंशन कटी, तो यही लोग जगह जगह जाकर के प्रचार करते थे। ये लोग बोलते थे, क्या हाय तौबा इन्होंने किया माननीय अध्यक्ष जी, गांव गांव जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, इसका मजाक किया इन्होंने जाकर के। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मजाक करते थे और जाकर के बोलते थे कि ये पहचान पत्र नहीं है, ये परमानेंट परेशानी पत्र है। ये बात बोलते थे ये लोग, परमानेंट परेशानी पत्र बोलते थे ये लोग इसको, परिवार पहचान पत्र को। और माननीय अध्यक्ष जी, हमारी मंशा ये शुरू से रही है कि पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से छूटना नहीं चाहिए। और ये पहली बार है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उस सिस्टम का परिवर्तन किया है, जो अंतिम व्यक्ति, जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति था, जिसको गांव में जाकर के कोई देखता पूछता नहीं था, पहली बार ये सरकार उसके घर तक पहुंची है। माननीय अध्यक्ष जी, उसको जाकर के लाभ दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि इतने बीपीएल बन गए। पहले ये उसको लेकर के बोल रहे थे कि इतनी पेंशन वो कट गई है, ये तो परमानेंट परेशान पत्र है, हम आएंगे इस पोर्टल को बंद कर देंगे, इस प्रकार का दुष्प्रचार करते घूमते थे। ये तो राज्य फिरा थे। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसी के माध्यम से उस व्यवस्था परिवर्तन को ठीक किया, आज लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
अगर इतने बीपीएल कार्ड बन गए हैं तो मैं आज इस महान सदन के अंदर, वो तो यहाँ नहीं है, इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं, पीछे भी लगाए हैं, हम जो गलत कोई बीपीएल कार्ड बना है उसकी जांच कराएंगे, अगर कोई गलत है उसको जरूर काटेंगे। परंतु मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार दुष्प्रचार करता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों लाभ मिल रहा है, हमारी सरकार का देह है कि पात्र व्यक्ति तक माननीय अध्यक्ष जी लाभ पहुंचे। अगर ये उस बात से खुश नहीं है तो हम इसकी अवश्य जांच कराएंगे और जांच करा करके जो अपात्र व्यक्ति है उन लोगों को इस बीपीएल श्रेणी से बाहर करेंगे। अगर ऐसे कोई पात्र व्यक्ति हैं कि जो इस श्रेणी में नहीं आते, वो स्वयं अगर बाहर चले जाएं तो अच्छा है, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं तो क्योंकि विपक्ष वाले ये लगातार इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बीपीएल ज्यादा बन गए, बीपीएल ज्यादा बन गए। भाई हम जांच करा लेंगे, कोई बात नहीं, जांच कराएंगे। अगर कोई अपात्र व्यक्ति होगा उसको बाहर करेंगे इस श्रेणी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने की व्यवस्था भी बदली गई है। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार का नियम था कि किसी भी राज्य में उसकी जनसंख्या का 21% से अधिक लोग गरीबी रेखा से अधिक नहीं हो सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकारों का अधिकार था कि वो इस कैप के नीचे परिवारों को 5 मानदंडों के आधार पर चिन्हित करके बीपीएल घोषित कर दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, उन्हें पीले राशन कार्ड दे दें। इसके साथ ही एक मापदंड यह भी था कि परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी एक पैरामीटर इसका था कि 1,20,000 रुपए से इनकम अगर किसी की कम होगी वो बीपीएल की श्रेणी में आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस वजह से सिफारिशों का कारोबार चलता था इनके समय में, बीपीएल नहीं बनते थे, लोग घूमते रहते थे। मैंने कहा है, जो पात्र व्यक्ति था माननीय अध्यक्ष जी, उसको तो बीपीएल नहीं बनता था। जो गरीब व्यक्ति था, जो गांव के अंदर बैठा था, उसका बीपीएल नहीं बनता था। किसी और का इनके समय में बीपीएल बन जाता था, क्योंकि तो राजी कर देते थे। इसका कोई भक्त होता था, उसका बना देते थे। ये भी नहीं देखते थे भाई इसके पास कोठी भी है, कार भी है, सारा कुछ है, इसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत अगर किसी को है, उस व्यक्ति को है जिसके पास संसाधनों की कमी है। सरकार उसके साथ खड़ी है और हमारी सरकार का ये देह है कि गरीब व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको नीचे नहीं आने देगी, उनको नीचे नहीं होने देगी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि उसकी 1,20,000 से अधिक आय की एक कैप थी, भी वो भी उसका एक पैरामीटर था, भी वो नहीं होना चाहिए। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएल में जनसंख्या की सीमा से 1,20,000 रुपए की आय सीमा से गरीब व्यक्ति को हमारी सरकार ने मुक्ति दी है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में इसी सदन के अंदर मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था का परिवर्तन किया। उन्होंने जिन परिवारों की आय 1,20,000 रुपए थी, जो केंद्र का एक पैरामीटर था माननीय अध्यक्ष जी, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, जब वो 1,80,000 रुपए उसका पैरामीटर किया तो बीपीएल की संख्या तो स्वाभाविक था, क्योंकि जो 1,20,000 का पैरामीटर था वो बढ़ करके 1,80,000 हो गया। 1,80,000 हुआ तो बीपीएल की संख्या बढ़ गई, जिसका ये रोना रो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इतने बीपीएल हो गए हैं, इतने गरीब हो गए हैं, आप तो गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। हमने लोगों को मजबूत किया, गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हम लगातार हमारी सरकार कर रही है। एक क्षेत्र के अंदर नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, उसके माध्यम से भी हम गरीब लोगों को चिन्हित करके उनको कारोबार कराते हैं, उनको बैंक से पैसा दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार करती है। हर दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। परंतु इनको तो इस बात का ज्ञान भी नहीं है, इनको पता नहीं है कि कैसे व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाला जाए।
विरोध करते हैं, और अगर ये विरोध कर रहे हैं तो मैंने कहा है विपक्षी साथी अगर विरोध करते हैं तो हम इसकी जांच कराएंगे। अगर जो इसके अंदर अपात्र व्यक्ति होगा तो उसको बाहर करेंगे। ये कांग्रेसी भाई नहीं चाहते कि किसी गरीब व्यक्ति को सुविधा मिले। माननीय अध्यक्ष जी, तकरीबन जब 1,80,000 रुपए इनकम हुई तो 32 लाख परिवार इसके अंदर जुड़ गए। ये बात बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, 32 लाख परिवार जुड़ गए। 1,20,000 जब इसको 1,80,000 किया तो इसमें 32 लाख परिवार और जुड़ गए, और पहली बार ऐसे परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहले यह सूची बनाते समय जो फैमिली साइज लिया जाता था उसमें 5 व्यक्ति प्रति परिवार से अधिक नहीं बैठता था। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने यह व्यवस्था की है कि छोटे गरीब परिवार भी बीपीएल की सूची में आकर सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। परिवार पहचान पत्र में गरीब परिवारों का फैमिली साइज अब 4 हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो ये बात करें, इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, पहले की व्यवस्था में जनसंख्या को जनगणना के डेटा से जोड़कर रखा गया था, किंतु हमने अपने हरियाणा के लोगों पर विश्वास रखते हुए उनको ही परिवार का डेटा देने का अधिकार दिया है। अतः जो जनसंख्या के में स्वाभाविक वृद्धि है वह बीपीएल परिवारों की संख्या में दिखाई दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन्होंने एक और ये आरोप लगाया है ये कि राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ गया। सारी बोल रहे जी, यहां तक बोलते हैं कि हाँ जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके ऊपर 2 लाख रुपए, 2 लाख बोलते हैं, कहा 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वो कर्ज लेकर के पैदा होता है। क्या इनकी तरकीबें लाते हैं निकाल करके माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो हैरान होता हूं। हाँ, अशोक अरोड़ा ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, रघुवीर कादियान ने कहा, आदित्य देवीलाल जी ने कहा, अर्जुन चौटाला ने भी कहा और विकास सहारण ने भी कहा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मैं इस बात से पहले भी मैंने इस बात से पूरे प्रदेश को अवगत कराया था, अब भी मैं अवगत कराता हूं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने निर्धारित मानदंडों के अंदर ही रह करके कर्ज कभी नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मानदंडों से अधिक कभी कर्ज नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर मैं विस्तार अपने बजट सत्र के अंदर दूंगा। इन लोगों को मैं बजट सत्र अभी आने वाला है, बजट सत्र के अंदर एक मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको जरूर आप समझाएं कि कहते बजट सत्र में जरूर बैठा है। अच्छा कुछ ये जा न सके माननीय अध्यक्ष जी बाहर, इनको जरूर बैठाएं है ये उठ के ना जाएं, क्योंकि इन्होंने बड़ी बात उठाई है बजट सत्र में, इसका पूरा जवाब दूंगा माननीय अध्यक्ष जी। औद्योगिक विकास की बात करी गई। माननीय अध्यक्ष जी, निर्मल सिंह, विनेश फोगाट, औद्योगिक विकास के बारे में कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बहादुरगढ़ से, और हमारे विधायक हैं राजेश जून जी, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस के विधायकों को जो बहादुरगढ़ में फुटवियर पार्क स्थापित हुआ है जिसमें युवाओं को, इतने युवाओं को रोजगार वहां मिल रहा है, इनको जरूर वहां कमाने का काम करें, इनको दिखाने का काम करें। हमने वहां पर सेक्टर 17 में फुटवियर पार्क बनाया है, इसमें लगभग 2500 विनिर्माण इकाइयां स्थापित वहां पर हैं। इस उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 1 दशक में अकेले पिछले 10 वर्षों में
HSIIDC ने बहादुरगढ़ में लगभग 50 औद्योगिक प्लांट आवंटित किए हैं, जिनमें 350 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नजदीक ही IMT रोहतक में भी लगभग 70 एकड़ क्षेत्र में एक और फुटवियर पार्क का विकास और विस्तार किया गया है। इसमें पहले से ही 94 प्लांट आवंटित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार आप अपने समीप ही खरखौदा IMT में वहां पर इनको देखना चाहिए जाकर के माननीय अध्यक्ष जी। वहां पर मारुति उद्योग ने 18,000 करोड़